स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द आसाम के पर्सपेक्टिव से है। सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम के वहाँ पे ट्रेन का कोलिजन हुआ एलिफेंट्स के ग्रुप के साथ में, जिसमें 7 जो एलिफेंट हैं उनका डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है हाई नंबर्स के अंदर में है। और आप देखिए कि उसी एरिया से जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनका पास किया जाना, तो समय समय पे ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो आया करते हैं उस एरिया से रिलेटेड, कि जब ट्रेन का कोलिजन हुआ एलिफेंट्स के साथ में और उनका जो कैजुअलिटी है वो देखने के लिए मिला है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं उसके साथ में भी कांटेक्ट में आने की वजह से एलिफेंट्स का डेथ है वो हुआ करती हैं। इलीगल जो किलिंग है वो भी यहाँ पे एक रीजन है। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं जिससे कि रेलवे के साथ में कोलिजन है वो ना हो सके यहाँ पे एलिफेंट्स का। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको सेटअप किया गया है हमारी कंट्री के अंदर। 100 के आसपास जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेगा, और जिसमें आप देखिए कि 80 के आसपास जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं, जिसके अंदर हम बिहार और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उसको भी इंक्लूड किया करते हैं। इस एक्सीडेंट के अंदर में जो इंजर्ड काल्फ है, जो एलिफेंट्स का जो चाइल्ड है, उसको आप देखिए कि काजीरंगा के वहाँ पे सेंड किया गया है, जिससे कि उसको उसकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव है वो किया जा सके। अब आपको हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्पस से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर में किस पार्ट्स के अंदर में एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है वो हाई नंबर्स के अंदर में हुआ करता है। तो बेसिकली आप देखिए कि आपको 4 जो रीजन्स हैं, 4 जो फॉरेस्ट और हिली रीजन्स हैं कंट्री के अंदर मिला करते हैं जहाँ पे एलिफेंट्स का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट आपको जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा हिमालयन फुट हिल्स का एरिया। ये हिमालयन जो फुट हिल्स है वहाँ पे आप देखिए कि एलिफेंट्स का प्रेजेंस होना। सेकंड हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। फिर थर्ड हमारा जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है यहाँ पे एलिफेंट्स का प्रेजेंस होना। और फोर्थ जो रीजन है वो आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ के प्रेजेंस को बताया गया है। समय समय पे एलिफेंट्स का जो पॉपुलेशन है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। रिसेंटली आप देखिए कि एलिफेंट्स का पॉपुलेशन है जब उसको कैलकुलेट किया गया, अक्टूबर के समय ही जो रिपोर्ट है वो आया था, इसमें आप देखिए कि जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर्स हैं एलिफेंट्स का, जो नंबर्स हैं कर्नाटका के वहाँ पे हाईएस्ट है। कर्नाटका के बाद में आसाम के वहाँ पे सेकंड हाईएस्ट नंबर्स के अंदर एलिफेंट्स मिला करते हैं। तो आप देखिए कि कर्नाटका है, फिर आसाम है, फिर आपको तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे मिलेगा, और फिर आप देखिए कि केरला है। डेट मीन्स कि हमारा जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर एलिफेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एलिफेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि लैंड के एरिया के अंदर में रहने वाला लार्जेस्ट ये मेमल के रूप से प्रेजेंस है साउथ एशिया के रीजन के अंदर में। एशियन आप देखिए कि 13 कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका प्रेजेंस वो हुआ करता है। और एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है वो आपको इनके सोशल ग्रुप के अंदर में मिलेगा, और सोशल ग्रुप को लीड किसके द्वारा किया जाता है, जो मदर एलिफेंट है उनके द्वारा ग्रुप का जो लीड है वो आपको मिलता है। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स वो मेंशन किए गए थे। आपको जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको मिलता है एलिफेंट्स के अंदर में, 22 मंथ्स के अराउंड में। अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्टेड स्टेटस के बारे में, तो हमारे आप देखिए कि कंट्री के अंदर में बेसिकली आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो तो इसका एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके शेड्यूल 1 के अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। और साइट्स का भी जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर भी इसको प्रोटेक्ट है वो किया गया। हमारी कंट्री का एक एज ए हेरिटेज एनिमल के रूप से भी इसको कंसिडर है वो किया करते हैं। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको जब भी कोई स्पीसीज मेंशन हो तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि कंट्री के अंदर में जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको भी सेटअप किया गया है, जिससे कि इनको लार्जर लेवल के ऊपर प्रोटेक्ट है वो किया जा सके। गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के समय स्टार्ट होता है एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के रूप से। 1992 के समय प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको स्टार्ट किया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो इलीगल किलिंग्स के बारे में अभी हमने रीड किया है कि वो भी एक रीजन है जो उनकी कैजुअलिटीज की रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि माइक नाम का एक इनिशिएटिव है, उसको स्टार्ट किया गया था। माइक नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट होता है 2003 के समय में। माइक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट, के एलिफेंट्स का जो इलीगल किलिंग्स है उनको मॉनिटर यहाँ पे करना है। तो ह्यूमंस के साथ में जो कन्फ्लिक्ट होता है एलिफेंट्स का, तो उसको कैसे रोका जा सके। तो आप देखिए कि रिड्यूसिंग एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस के साथ में, REHAB नाम से एक इनिशिएटिव है जो कि खादी विलेज जो इंडस्ट्रियल कमीशन है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया नेशनल हनी मिशन के अंडर में। तो रिड्यूस करना है एलिफेंट और ह्यूमन बींग्स का जो कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे हनी बीज को यूज किया जाता है जिससे कि उनका एंट्री है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के वहाँ पे ना हो सके। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था एलिफेंट के बारे में। अब यहाँ पे आसाम के बारे में भी मेंशन किया गया है और आसाम का आप देखिए कि काजीरंगा के बारे में बता दिया गया। तो आपको वहाँ के जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं स्पेशली जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आसाम के अंदर में कितने नेशनल पार्क हैं वो सिचुएटेड हैं? 8 नेशनल पार्क हैं वो सिचुएटेड हैं। आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जो नेशनल पार्क मिलेगा वो मिलेगा रायमोना। रायमोना नेशनल पार्क है जो रिसेंटली ही कुछ ईयर्स के अंदर में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस है वो दिया गया है। फिर आप देखिए कि जो भूटान के साथ में एरिया शेयर करने वाला जगह है जहाँ पे मानस है वो सिचुएटेड है, और भूटान के एरिया के अंदर में रॉयल मानस है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आपको ओरांग देखने के लिए मिलता है, ओरांग है, नामेरी है, ओरांग है, ओरांग है, नामेरी है, काजीरंगा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एलिफेंट्स, टाइगर, बर्ड्स सभी के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, आसाम का जो ईस्टर्न पार्ट है स्पेशली उसका भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई नाम के 2 नेशनल पार्क हैं वो सिचुएटेड हैं। फिर आप देखिए कि अभी एक रिसेंटली जो एरिया है उसको भी नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया जिसको कि सिकना जोएलाऊ नाम से जाना करते हैं, सिकना जोएलाऊ उसका नाम है। तो इस तरीके से 8 नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो न्यूक्लियर का जो सेक्टर है जिसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन हो, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा शांति नाम का एक बिल है वो लाया गया। जैसे ही हमारा बिल पास हुआ है US के प्रेसिडेंट के द्वारा भी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के थ्रू वहाँ की अथॉरिटीज को ऑथराइज किया गया। इंडिया इंडिया यहाँ पे जो जो इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी के रिगार्डिंग में जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करे, उसको आपको इंश्योर है वो करना है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो शांति बिल लाया गया उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन यही है कि अभी न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में 3% हमारा जो एनर्जी का जो डिमांड है उसमें कंट्रीब्यूट किया करता है। 2047 तक आप देखिए कि हमें डेवलप्ड इंडिया के स्टेटस को अचीव करना है। गवर्नमेंट ने भी एक टारगेट रखा है कि 100 गीगावाट का जो प्रोडक्शन है वो हमें न्यूक्लियर के सेक्टर के अंदर में करना होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स उसकी रिगार्डिंग में हमें प्राइवेट प्लेयर्स का डिमांड होगा, कैपिटल का यहाँ पे फ्लो हो, लार्जर लेवल के अंदर में प्लेयर्स वो एंटर करें, और लाइबिलिटी के जो एक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे चेंजेस हैं वो किया गया। पहले आप देखिए कि सप्लायर का लाइबिलिटी हुआ करता था कोई भी कैजुअलिटी हो, अब यहाँ पे लाइबिलिटी को कैपिंग कर लिया गया है कि 3000 करोड़ के आसपास ही जो प्लेयर है वो यहाँ पे करेगा अगर कोई वहाँ पे कैजुअलिटी होता है उस न्यूक्लियर प्लांट के रिगार्डिंग में। इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में एक आर्टिकल हमारा फर्स्ट जो एटॉमिक कमीशन का जो एक्ट आता है उसके बारे में था कि 1948 के समय में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ही हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं जवाहरलाल नेहरू, वो आप देखिए कि यहाँ पे एक बिल है वो प्रपोज करते हैं एटॉमिक एरिया को कि जो कम्प्लीटली जो गवर्नमेंट है उसी के डोमेन के अंदर में ये एरिया रहे यहाँ पे, और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो सेटअप हो सके। वो इस वजह से भी किया गया था कि जो त्रावणकोर का जो एरिया है वहाँ पे जो मोनेजाइट सैंड है वो मिला करती है रेयर अर्थ मिनरल के रूप से, तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो किसी अदर एरियाज के अंदर में ना हो सके। जैसे ही त्रावणकोर इंडिया के अंदर में ऐड होता है उस समय ये जो एक्ट लाया गया और प्राइवेट प्लेयर्स को रेस्ट्रिक्ट है वो किया गया था। स्टूडेंट्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आसाम की विजिट के लिए ही गए थे, और आप देखिए आसाम के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो स्टैचू है उसको अनवील किया गया उनके द्वारा।
स्टैचू का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, राम सुतार नाम की एक पर्सन है, रिसेंटली उनका जो डेथ हुआ है, आप देखिए कि उन पर्सन के द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसको बनाया गया है। बेसिकली काफ़ी फेमस स्कल्पचर हुआ करते थे हमारे कंट्री के, और मॉडर्न समय के अंदर में जो स्टैचूज़ का जो कंस्ट्रक्शन है वो इनके द्वारा काफ़ी कुछ स्टैचूज़ का किया गया है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आसाम के जो फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में, तो इनका नाम है बेसिकली गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई। आप इनके नेम के बारे में कहाँ पे रीड करोगे? लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर सेकंड को जब आप रीड करते हो तो आप देखिए कि वहाँ पे आप कुछ कमेटीज के बारे में रीड किया करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कुछ कमेटी। तो एक कमेटी इनके द्वारा हेड किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड का जो एरिया कमेटी है वो इनके द्वारा हेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। और 1937 के समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करता है, तो आसाम के जो फर्स्ट वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के रूप से जो ओथ लेते हैं एम सादुल्ला जिनके बारे में हम ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में रीड करते हैं। तो आप देखिए कि एम सादुल्ला के बाद में फिर ये वहाँ पे उस समय में भी कुछ समय के लिए ये पावर है उसको गेन करते हैं आसाम के अंदर में। और इंडिपेंडेंस के दौरान में इनके द्वारा काफ़ी कुछ मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया गया था, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, उसके अंदर इनका पार्टिसिपेशन है वो रहा था। और फर्स्ट सीएम के रूप से ओथ लिया गया, फर्स्ट सीएम के रूप से वहाँ पे सर्व किया गया। आसाम का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर इंडियन यूनियन के अंदर इंक्लूड हुआ है, उसके बिहाइंड में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। नहीं, आप देखिए कि उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान का डिमांड था कि जो सिलहिट का एरिया है उस एरिया से उस जगह को बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में जो प्रेजेंट समय में बांग्लादेश है, ईस्टर्न जो पाकिस्तान जो हुआ करता था उसमें इंक्लूड है वो किया। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बाद में इनको भारत रत्न अवार्ड है वो भी दिया गया था 99 के में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश का जो सोशल अनरेस्ट का जो सिचुएशन है उसके बारे में है कि कंटिन्यूस वहाँ पे वायलेंस है, वो जो जो स्टूडेंट लीडर हैं उनके डेथ के बाद में, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वो भी कंटिन्यूस है। इंडिया को क्या है वहाँ पे इंटरवेन करने का ज़रूरत है? आप देखिए कि इंडिया को इंटरवेन करने का ज़रूरत नहीं है, वो बांग्लादेश का डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। इंडिया किसी भी तरीके से किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के अंदर में इंटरफेयर है वो नहीं किया करता है। और आपको अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो हमारे 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। बांग्लादेश के अंदर में कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे, जब बांग्लादेश का जब पीएम को हटाया गया था इस स्टूडेंट्स के मूवमेंट के थ्रू, तो आप देखिए कि हटाया गया था या उनके द्वारा वहाँ से लीव करते हुए इंडिया के लिए वो आए थे। तो स्टूडेंट्स उस समय में उनके द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर में सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका मेंशन किया गया कि बे ऑफ बंगाल के अंदर में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसके ऊपर यूएस है वो कैप्चर करना चाहता था, अपना बेस है उसको सेटअप करना चाहता था, और उनके द्वारा डिनाई कर दिया गया। तो इस वजह से मूवमेंट वहाँ पे हुआ है, उनको पावर से रिमूव है किया गया है। एक तो आपको सेंट मार्टिन आइलैंड है उसके बारे में पता होना चाहिए जो बे ऑफ बंगाल के अंदर में है। और बांग्लादेश का आप देखिए आइलैंड एरिया है, इसका जो ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है वहाँ पे, सॉरी सदर्न एक्सटेंशन है वहाँ पे सिचुएटेड। हमारा जो 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 हायर कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे आप देखिए कि 90,000 के आसपास जो केसेज हैं वो पेंडिंग है। और अब प्रेजेंट समय में विंटर का जो वैकेशन है वो वहाँ पे कैरी आउट होंगे, तो सीजीआई के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि विंटर वैकेशन के समय में तो ये जो बैकलॉग है, जो हायर नंबर ऑफ केसेज का बैकलॉग है, इसको रिड्यूस है वो किया जाए। तो सीजीआई सर के द्वारा एक बेटर इनिशिएटिव है बैकलॉग को रिड्यूस करने का यहाँ पे, और वैकेशन के समय में भी वो ये स्पेशल जो बेंच है उसको यहाँ पे हेड हैं वो करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है उसको सेटअप किया गया था, उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेज हैं उनको ट्रैक किया जा सके, एनालाइज किया जा सके कि नंबर ऑफ केसेज का जो पेंडेंसी है वो कैसे रिड्यूस हो। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, विंटर का जो सेशन है उसके बारे में है। आप देखिए कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में उसी किसी एरिया के अंदर में फोक का प्रेजेंस हुआ है। कहीं पे आप देखिए कि रेन और स्नो का जो प्रेजेंस है उसको भी बताया गया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में ये जो लास्ट 10 डेज हुआ करते हैं दिसंबर के, और 30 डेज आप देखिए कि जो वहाँ पे जनवरी के हैं, इनको एज ए 40 डेज का एक सीजन के रूप से ऑब्जर्व किया करते हैं, जिसका जो नाम है वो क्या है, चिल्ली कलान इसको बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं स्टूडेंट? चिल्ली कलान। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे।
नेक्स्ट आप देखिए कि मेघालय के बारे में है। मेघालय में जो खासी और गारो लैंग्वेज है उनको मैंडेटरी लैंग्वेज किया है, जिससे कि लोकल जो लैंग्वेज है उसको भी जो पर्सन्स है वो यहाँ पे जान सके। तो ये मेघालय का डिसीजन था। गारो, खासी और जैंतिया वहाँ पे हिली एरियाज हैं, वो भी सिचुएटेड है। क्या स्टूडेंट्स, गारो और खासी हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं? क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो ये नहीं है। बेसिकली आप देखिए कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिससे कि लोग अपना जो कल्चर है, जो रूट्स है, उनसे कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे कर सके। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया कि जो सिविल सर्विस का जो सेक्टर है उसको आप देखिए कि क्वालिटी वे के अंदर में होना चाहिए। हमारे कंट्री का जो 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, उसको अगर हमें अचीव करना है तो सिविल सर्विस को अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करना होगा। किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा? आप देखिए कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा, तो उस दौरान में ऑल इंडिया सर्विस का एक रोल रहा था। ऑल इंडिया सर्विस का एक रोल रहा था हमारे कंट्री को यूनाइट करने के बिहाइंड के अंदर में। प्रेजेंट समय के अंदर में सिविल सर्विस में आपको 2:1 का जो कॉन्सेप्ट मिलता है कैडर एलोकेशन के रिगार्डिंग में, उसका भी रीजन यही है कि न्यूट्रलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। वहाँ पे आउटसाइड जो पर्सन है उनका मोर प्रेजेंस रहे किसी भी स्टेट के अंदर में, जिससे कि सिविल सर्विस के अंदर में न्यूट्रलिटी यहाँ पे रहे और बेटर वर्क्स हैं वो हो सकें। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट्स के, उनको भी अपना जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है या रिस्ट्रक्चर करने का जरूरत है यूपीएससी के इक्विवेलेंट वे के अंदर में, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। तो आप देखिए कि कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स के हैं उनको कैसे अपना रिस्ट्रक्चर है वो करना चाहिए। यूपीएससी के 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, इसके रिगार्डिंग में अक्टूबर के अंदर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए थे। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी का जो जर्नी है या सिविल सर्विस का जो जर्नी है उसको एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 1857 का जो रिवोल्ट है उससे पहले ही इंडियंस का जो एसोसिएशन है उसका ज़रूरत है वो फील होने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसी दौरान में 1854 के समय मकोले कमीशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। मकोले कमीशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। मकोले कमीशन के थ्रू जो सिविल सर्विस यहाँ पे जो कमीशन हुआ करता था ब्रिटेन के अंदर में, उसी के अंडर में इंडिया का जो सिविल सर्विस है उसको रख दिया गया था। और ब्रिटेन का जो सिविल सर्विस कमीशन है वही एग्जाम को कंडक्ट किया करता। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय आपको स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो आपको मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपको मिलेगा जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको डील किया करता था। बाद में आप देखिए कि 1919 का जो एक्ट है, मॉनफोर्ड एक्ट जिसको हम बोला करते हैं, 1919 एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया, फर्स्ट टाइम कहा जाता है। बाद में 1924 के समय एक कमेटी बनती है, ली कमेटी। कौन सा कमेटी बनता है स्टूडेंट्स? ली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है। ली कमेटी के द्वारा कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाए और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो यूपीएससी के इक्विवेलेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस्टेब्लिश होता है 1926 के समय में। इसके द्वारा हेड किया गया था, रोस बार्कर नाम के पर्सन है, सर रोस बार्कर नाम के पर्सन है, उनके द्वारा इसको इनिशियली वे में हेड किया जाता है। बाद में आप देखिए कि जब फर्स्ट इंडियन पर्सन है किनके द्वारा इसको हेड किया गया, एच के कृपलानी है। एच के कृपलानी है जो इसको हेड करते हैं। और बाद में आप देखिए कि जब इसको यूपीएससी के रूप से कन्वर्ट किया गया था, नेम चेंज किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में, तो आर एन बनर्जी नाम के जो पर्सन है, आर एन बनर्जी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। उस तो ये यूपीएससी के बारे में था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिफॉर्म्स को यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होगा 26 जनवरी को, तो उस दौरान में यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। पहले आप देखिए कि सिंगल लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता था, बाद में 2018 के समय में भी आपको आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को इनवाइट किया गया था। आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को। बाद में आप देखिए कि कोविड के समय जो 2021 के समय भी एक प्रपोजल था कि जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स को इनवाइट किया जाए, बट उस समय में बेसिकली कोविड का आउटब्रेक होने की वजह से वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सका। वंदे मातरम को एज ए मेन थीम के रूप से रखा जाएगा रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दौरान में। वंदे मातरम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 1875 का वो समय है जब हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब हैं जिनके द्वारा इसको लिखा जाता है।
बंग दर्शन नाम का जो मैगजीन है, बंग दर्शन जो है, उसमें इसको फर्स्ट टाइम आप देखिए कि लिखा गया था। बाद में इसको आनंद मठ के अंदर इंक्लूड किया गया 1882 के समय में। और इस तरीके से आपको वंदे मातरम है वो एग्जिस्टेंस में मिलेगा। 1896 के समय इसको फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो कोलकाता में होता है वहाँ पे इसको गाया जाता है। और 1937 का जब कांग्रेस सेशन हुआ था तो उस समय इसको इसके कुछ पार्ट्स को रिमूव करते हुए इसको एज ए नेशनल सॉन्ग के रूप से रिकॉग्नाइज किया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी इसको नेशनल सॉन्ग है वो रिकॉग्नाइज है वो करती है। फंडामेंटल ड्यूटी का जो हम रीड करते हैं, अबाइड बाय द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में ही वहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं बताया गया। हमारा आप देखिए कि जो फूड का जो सेक्टर है, एफएसएसआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन जिसको डील करता है, रिसेंटली एक सोशल मीडिया के ऊपर में एक पोस्ट है जो वायरल होता है जिसमें मेंशन किया गया कि हमारे जो एग्स हैं कंज्यूम करने का कंडीशन में नहीं है, कैंसर को जो यूज करने वाली जो थिंग्स हैं उनका यूज किया जाता है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि फिर एफएसएसआई के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि जो नाइट्रोफ्यूरंस उनका पोल्ट्री का जो एरिया है उसके अंदर उसका प्रोहिबिशन है, उसको यूज है वो नहीं करने के लिए अलाउ किया गया है हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉटन के जो फार्मर्स हैं उनका डिमांड है। एक तो अनसीजनल रेन की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ है, काफ़ी अनसीजनल हैवी रेन की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ। अब इनको प्रॉपर जो एमएसपी है उसको प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर एमएसपी है, प्रॉपर जो मनी है वो इनको रिसीव हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंपोर्ट का जो ड्यूटी है, बाहर से जो कॉटन आता है उसका जो इंपोर्ट का ड्यूटी है उसको भी रिड्यूस किया गया है। आप देखिए कि जिसमें हमारे जो कॉटन फार्मर्स हैं वो उसको अपोज करते हैं। बट हमारे यहाँ पे जैसा डिमांड है, जो टेक्सटाइल सेक्टर का जो डिमांड है उस उतना जो कॉटन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसी वजह से हम इंपोर्ट किया करते हैं ऑफ सीजन के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो कल का ही जो पीआईबी के अंदर में मेंशन था कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो बॉडीज हैं उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा इस सेक्टर को हमें बूस्ट करना है। हमारे कुछ नाइबर कंट्री जैसे कि वियतनाम है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, इन्होंने आप देखिए कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में काफ़ी अच्छा compete किया है इंडिया के साथ में। तो इंडिया को भी बेटर इस सेक्टर में अगर करना है तो इन कंट्रीज से भी हमें compete करना होगा। इस सेक्टर में हमें एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज है वो करना होगा। हमारी कंट्री का जो टोटल टारगेट है वो क्या है टेक्सटाइल सेक्टर के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि हमारा कंट्री का यहाँ पे टारगेट ये है कि इस सेक्टर के अंदर में हम 350 बिलियन के आसपास जो ट्रेड है वो कर सकें। 350 बिलियन का जो मार्केट साइज है उस ट्रेड को हम यहाँ पे कर सकें। और प्रेजेंट समय में 100 बिलियन हमने एक्सपेक्ट किया है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में। आफ्टर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसके अंदर भी लेबर है उसका काफ़ी लार्जर नंबर्स के अंदर में प्रेजेंस है। टेक्सटाइल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए गए, एक तो आप देखिए कि पीएम मित्रा है उसको चलाया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए समर्थ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, समर्थ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे चला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल वे के बारे में है, अमरावती के एरिया के अंदर में आप देखिए कि मालाघाट का रीजन सिचुएटेड है। वहाँ पे जो वुमेन्स का आप देखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान में न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको नाम मिला करना, वो यहाँ पे एक मेन रीजन बताया गया कि कंटिन्यूस वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो सामने आने लगे हैं। चिल्ड्रंस का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो प्रॉपर जो हेल्दी डाइट्स हैं वो वहाँ पे इंश्योर हो, न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस प्रमोट हो, हाइजीनिक कंडीशंस हैं उनको डेवलप किया जाए। स्टूडेंट्स ये आपको एक और आपको मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर भी एक सिचुएशन आपको मिलेगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया के अंदर में मोर वर्क किया करते हैं। और अब देखिए कि डॉक्टर्स का डिमांड नहीं होता है या उनका इंटेंशन नहीं हुआ करता है लार्जर, कुछ तो आप देखिए कि इंटरेस्टेड हुआ करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल को सर्व कर सकें, बेटर किसी का जो लाइफ है उसको अपना जो एजुकेशन के थ्रू उनकी लाइफ को वो इम्प्रूव कर सकें। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का भी यहाँ पे जो डॉक्टर्स का अर्बन एरिया के अंदर में कंसंट्रेट होना, रूरल एरिया के अंदर में जो हाइजीनिक कंडीशन है, मेडिकल अवेयरनेस है, इन सब का ना होना, ये भी कुछ रीजंस वो रोल प्ले करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बाल विवाह मुक्त एक इनिशिएटिव चलाया गया था, उसका जो फर्स्ट एनिवर्सरी है जिसको ऑब्जर्व किया गया है 2030 तक हमें बाल विवाह है जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकना है।
और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करना है, जिसमें जो गोल नंबर 5 है जो कि यहाँ पे प्रमोट करता है जेंडर इक्वलिटी को। तो स्टूडेंट्स उसी इनिशिएटिव के बारे में मेंशन है। हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम जो शादियाँ जो हुआ करती हैं वो में गर्ल्स का, और 20 से लेकर 24 का जो एज ग्रुप है उसके अंदर में मेजरली वे के अंदर में उनका जो शादी है वो हुआ करती हैं। चाइल्ड मैरिज काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे एग्जिस्ट किया करता है, उसको अगर हमें डील करना है तो अवेयरनेस को हमें प्रमोट करना होगा। अवेयरनेस के अलावा आप देखिए कि हमारे जो लोकल एनफोर्समेंट है उसको भी कैरी आउट करना होगा। और वो गर्ल्स का जो एज ग्रुप को इंक्रीज करने का भी एक डिमांड था कि उनका भी मिनिमम एज है वो 21 कर दिया जाए मैरिज के लिए, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। डिमांड है, जेआरजेटी कमेटी ने रिकमेंड भी किया था बट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। एमजी नरेगा एक्ट के बारे में है। एमजी नरेगा एक्ट जो कि आप देखिए कि जिसमें 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था जिसको कि 125 किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो सोल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी कुछ यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज हुआ है नया जो एक्ट है उसके अंडर में। तो उसके बारे में मेंशन है जिसको कि हमने लास्ट 1 वीक के दौरान में काफ़ी डिटेल के अंदर में रीड किया है कि कहीं पे आप देखिए कि जो जो 90-10 का यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ करता था उसको भी 60-40 कर दिया गया है। स्टेट्स का डिमांड ये है कि ऑलरेडी जीएसटी रीस्ट्रक्चर की वजह से उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, ऑलरेडी उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो नहीं है कि वो यहाँ पे इस तरीके से फंडिंग है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएन का जो बॉडी है उनके द्वारा रवांडा को कहा गया कि आप कोंगो का जो एरिया है उसको लीव कीजिए और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय हैं वो किए जाएंगे। ब्राज़ील के बारे में है। ब्राज़ील के बारे में वहाँ पे जो फॉर्मर जो लीडर हैं उनके बारे में मेंशन किया गया, उनका कन्विक्शन हुआ है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और गजा के अंदर में इजराइल का जो फोर्सेज हैं उन्होंने आप देखिए कि यहाँ पे फायरिंग किया है जिसके अंदर में कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ है। फिर आप देखिए कि ताइवान के बारे में मेंशन किया गया, वहाँ पे भी कुछ अटैक के बारे में है, वो भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ताइवान, और आप देखिए कि ताइवान की वजह से चाइना और जापान का भी जो कन्फ्लिक्ट है वो इमर्ज हुआ था। सीरिया के अंदर में जो इस्लामिक स्टेट का कुछ एरिया वहाँ पे बचा हुआ है उसके ऊपर में यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक किया है। और रसिया के द्वारा ओडेसा का जो एरिया है, ओडेसा जो पोर्ट भी है जहाँ पे आप देखिए कि अब स्ट्राइक है वो किया गया है, मोर एरिया को वो कैप्चर करना चाहते हैं यूक्रेन के वहाँ पे। एक विलेज को यहाँ पे शो किया गया है, कश्मीर का जो विलेज है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेयरी का जो सेक्टर है उसके ऊपर उस विलेज का जो डिपेंडेंस है उसको यहाँ पे शो किया गया। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।